तो मैं जिसका साक्षात्कार करने जा रहा हूँ, मैं जब पहली बार उनसे मिला था, जून 2008 की बात है, तो मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में इंट्रोड्यूस किया मेरे क्रिकेट के सीनियर, मेरे लिए हमेशा से पिता तुल्य श्री सुरेंद्र सिंह खालसा जी ने, तो मैं हमेशा उनको थैंक्स कहता रहता हूँ। तो उन्होंने जब मुझे इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने मुझे पहली बार मिलाया, बुलाया, तो मैं कई बार तो नहीं गया, जैसा आमतौर पे होता है, लोग आपको मीटिंग सेमिनार में बुलाते हैं तो आप नहीं जाते। मतलब हम लोग तो फिजिकली नहीं जा पाते थे कि चलो भाई किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है, लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो खाली आपको जूम मीटिंग में आना है या किसी भी तरह के वेबिनार में आना है, उसमें भी लोग नहीं आते। तो खैर मैंने भी 2-3-4 बार के बाद में खालसा जी के कहने से गया, और जिस व्यक्ति का चेहरा मेरे सबसे पहले मेरे सामने आया, तो एक बात होती है जब आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलें तो ज्यादातर ज्यादातर ऐसा होता है कि आप शक से उस चेहरे को देखते हैं। वो चेहरा आपको कुछ सशंकित सा लगेगा कि आप शंका से उसको देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आपको लगेंगे कि पता नहीं कौन है क्या है। तो जैसे ही मैं कमरे में एंटर हुआ उस होटल के, और जब मेरी पहली नजर उस व्यक्ति पे पड़ी, तो पता नहीं क्यों एक एक विश्वास सा जगा उनके चेहरे को देख के, उनकी भाव भंगिमा को देख के, उनकी उनकी मुस्कुराहट को देख के, उनके चेहरे का आत्मविश्वास देख के, एक मेरे अंदर एक थोड़ा सा, बहुत क्षणिक सा थोड़ा सा विश्वास पैदा हुआ कि नहीं, ये व्यक्ति बढ़िया है, ये व्यक्ति वैसा जैसा मैं सोच रहा हूँ इतने दिन से आने से पहले वैसा नहीं होगा। तो खैर उसके बाद उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बहुत कुछ बताया, और उस समय मुझे उनके ऊपर बहुत कम विश्वास हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो मेरे जीवन का, और मेरे ही नहीं, मैं अनगिनत लोगों के जीवन का ऐसा हिस्सा बन गए हैं, जो वो एक माता पिता का रोल अदा करते हैं, वो एक सीनियर का रोल अदा करते हैं, वो एक टीचर का रोल अदा करते हैं, वो हमेशा एक ऐसे व्यक्ति का रोल अदा करते हैं जो धरती पे ईश्वर का रूप बन के आपकी तरक्की करने के लिए काम करता है। और केवल टीम रॉयल ईगल नहीं, पूरे इंडिया में अगर आप फॉरएवर करने वालों से पूछेंगे तो वो ऐसा रोल अदा करते हैं सबके लिए। तो मैं ऐसे व्यक्ति को आपके सामने लाने जा रहा हूँ, और उनसे सवाल, मैंने 12 सालों से मेरा उनका साथ है, 12 सालों से मैंने उनसे हजारों लाखों सवाल पूछे होंगे, और उन्होंने बड़े संयम से हर सवाल का जवाब दिया है, और मेरी हर जिज्ञासा को मिटाने का प्रयास किया है, मेरी हर शंका को दूर करने का प्रयास किया है। लेकिन आज मुझे मौका मिला है 50-60 लोगों के सामने सवाल पूछने का, तो मैं आमंत्रित करता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया के स्टार हीरो श्री पंकज गुप्ता जी, जो सोरिंग मैनेजर हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंकज भी आपका। थैंक यू वेरी मच सुमित। मेरी आवाज पहले बताओ क्लियर आ रही है? बहुत बढ़िया आ रही है। वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि इस इंटरव्यू के लिए आप लोगों ने मुझे बुलाया। मुझे नवीन ने पहले ही बताया था कि आप लोग इस सेशन को कर रहे हो, और मुझे पता चला कि खालसा जी यहाँ बैठे हैं, उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था शायद से, और एक दो और इंटरव्यू आपने किए हैं। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम लखनऊ, बिकॉज लखनऊ के बारे में मैं इतना बता सकता हूँ, अभी मैं डेट देख रहा था, मुझे पता नहीं है मैं कितना सच सही हूँ, लेकिन जब तुमने मुझे 2008 की वो घटना याद करी तो मैं डेट देख रहा था, तो मैं शायद 6 जून को लखनऊ में था, 7 तारीख को तुम नहीं आए थे, शायद 8 जून संडे के दिन तुम आए थे 2008 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और फिर मुझे याद आ रहा था कि वो पल जो शायद तुम्हें याद नहीं होगा, और मैंने तुरंत उस फोन के बाद नवीन को बोला था कि मिल गया मुझे एक डायमंड एक्चुअली। और मुझे ध्यान है कि 9 तारीख को जब मैं मेरठ पहुंच गया था, तो 9 तारीख की सुबह सुबह मैं इधर मेरठ पहुंचा, 8:30 बजे करीब घर पहुंचा था, और तुम्हारा फोन आया था, भैया पहुंच गए क्या आप? तो मैंने कहा, तब परिचय हुआ, फिर करीब करीब हमारी 13-14 मिनट बातें हुई थी। तुम्हारे कुछ डाउट्स थे, कुछ चीजें थी जो तुमने मुझसे फोन पे पूछी थी उस समय। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है, और हम लोग जब भी आपसे कहते हैं ना मीटिंग के दौरान, ये मैं सबसे मुखातिब होते हुए बोल रहा हूँ कि जब हम आपसे कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने भी आपको बुलाया आप उसे फोन कीजिए, एक्चुअली उसके पीछे कारण होता है कि आप जब फोन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सामने वाले के अंदर भूख कितनी है। वो भूख मुझे नजर आई थी सुमित आपके अंदर, एंड रिजल्ट इज बिफोर ऑल ऑफ अस। सो यू आर अ proud FBO. I know you are not FBO for me, but for the world and forever, you are a proud FBO. I know this. So I'm thankful to खालसा जी also, जिन्होंने मुझे आपसे साक्षात्कार कराया, आपसे मुलाकात कराई। So आपका जो भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके आंसर्स को प्रॉपरली आंसर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच भैया, और क्षमा मांगते हुए ये साक्षात्कार शुरू करूंगा, क्योंकि सवाल तीखे भी होंगे, मीठे भी होंगे, खट्टे भी होंगे, मजेदार होंगे, और मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो लोग बैठे हुए हैं इनके दिलों के वो सवाल हों, और उनका जवाब मिल जाने से मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों का कई वर्ष भी बच सकते हैं आज आपके जवाबों को सुन। मैं एक बात चाहता हूँ कि आपके सवाल जितने तीखे होंगे मुझे उतना ही मजा आएगा। वैसे मैं मिर्चे खाता नहीं हूँ, लेकिन तीखे सवाल झेलना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि
उन सवालों में जिनमें बनावटीपन होता है उनको सुन करके मजा नहीं आने का है। ये लोग भी समझेंगे जो खासतौर से थोड़ा सा भी पुराने एएस हैं खासतौर से, या नए लोग जो बिल्कुल बैठे हैं, उन्हें लगेगा कि ये तो बनावटी इंटरव्यू है। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चंस हैं आप इस पर विश्वास कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ जितने भी क्वेश्चन सुमित अब मुझसे पूछने वाले हैं, मैंने ना इसके लिए कोई प्रिपरेशन किया है ना मैंने सुमित से वो क्वेश्चन आयर लिया था, अगर आप इस पर विश्वास कर सकते हैं तो ओवर टू यू सुमित। थैंक यू भैया। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आने से पहले, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करने से पहले, इस पार्ट टाइम बिजनेस को अपनाने से पहले आप क्या कर रहे थे? क्या आपके सामने, मतलब क्या कर रहे थे, और क्या आपके सामने खाने पानी पीने की भी और रोजी रोटी की दिक्कत थी? सुमित एक्चुअली मैं बताता हूँ कि बचपन से ही ना मेरी एक बहुत अच्छी गुण मेरे अंदर डेवलप हुआ, जिसके लिए मैं या तो परिस्थितियों का को धन्यवाद दे सकता हूँ, या प्रभु को धन्यवाद दे सकता हूँ, या मेरी परवरिश को धन्यवाद दे सकता हूँ। कि एक चीज जो मेरे साथ बहुत अच्छी रही वो ये रही कि मेरे अंदर पहले ही दिन से ना वो एंटरप्रेन्योरशिप की भावना बहुत अच्छी तरह से प्रबल रही। मैं अगर थोड़ा सा पास्ट में जाऊं तो बचपन में मेरा जो घर था वो घर क्या था, एक कमरा था, और उस कमरे का साइज था 10 बाई 10 स्क्वायर फीट। मैंने हमारा जो घर था वो हमारे पापा और एक चाचा जी और एक ताऊ जी, तीन के बीच में डिवाइडेड था। करीब करीब 125 गज का वो घर था टोटल, और उसमें भी काफी पुराना जर्जर अवस्था में घर था। तो अल्टीमेटली क्या था कि उस घर की भी स्थिति ये थी कि जो कमरा हमारे हिस्से में था उसमें भी बीच में छत पर एक छेद था। अब वो बरसात होती थी तो पानी जो है ना उस छेद में से बाहर आता था, और नीचे हम लोग एक भगोना रखते थे और वो पानी उसमें सेव रखते ताकि बाकी लोग आराम से सो सकें, डिस्टरबेंस ना हो, खासतौर से रात के समय में। अब वो छत मुझे आज भी आपसे बातें करते हुए याद आ रही है कि वो पूरी की पूरी जो छत थी, चूंकि दो कमरे अटैच थे, उसमें से एक छत तो ऐसी थी कि जिसके नीचे अगर हम सो जाएं तो कभी कभी ईंटें गिरती थी। शुक्र है ऊपर वाले का कभी वो ईंटें किसी के ऊपर गिरी नहीं। तो मैंने सॉरी किसी के ऊपर लगी नहीं, गिरी तो जरूर से लेकिन लगी नहीं। तो वो क्या हुआ कि बचपन का जब ये रूप देखा, और साथ ही साथ क्या देखा मैंने कि पापा एक बहुत लो लेवल की प्राइवेट जॉब किया करते थे। ही वॉज ए क्लर्क इन ए प्राइवेट कंपनी। तो बहुत ज्यादा इनकम्स के सोर्सेज नहीं थे। तो बड़े भाई जो हैं उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की कागज के जो अखबार जो होते हैं ना, अखबार की रद्दी आती थी, खट्टी लेकर के आते थे हम लोग 10 20 50 किलो, और उसके फिर लिफाफे बनाया करते, जैसे आजकल आप देखते हैं बासी पेपर के आते हैं, ऐसे ही तब हम अखबार के लिफाफे बनाते थे और उनको फिर मार्केट में बेचा करते थे। उस तरह से हमने अपना थोड़ा सा एक इनकम को जनरेट करते थे। बहुत ज्यादा मतलब उससे पैसा तो नहीं आ सकता था, आप समझ सकते हो। और इसी वजह से फिर क्या हुआ कि मुझे कॉमिक्स पढ़ने की आदत थी बचपन में, जब मैं छोटा था। तो वो कॉमिक्स भी क्या करता था, कभी किसी दोस्त का उठा लाया, कभी किसी दोस्त का उठा लाया। उन दिनों हमें जेब खर्च के लिए 10 पैसे मिला करते थे एक हफ्ते में। पाजी को इस बारे में एहसास होगा, या हो सकता है अरे मित्र भैया को एहसास हो, 10 पैसे की क्या वैल्यू रही होगी। मैं बातें कर रहा हूँ लगभग 80 के दशक की। तो 10 पैसे मिला करते थे, वो 10 पैसे मैं रोक लेता था, और फिर 25 पैसे का एक सेकंड हैंड नॉवेल, नवीन जानते हैं जली कोठी के बारे में, हमारी एक जगह है जली कोठी, वहां पर फ्राइडे को पैंठ लगती है, तो मैं फ्राइडे को वहां से 25 पैसे का एक कॉमिक्स खरीद के ले आया करता था। तो मेरी जब 8th क्लास की वैकेशन, समर वैकेशन तो अचानक से मेरे को दिखाई दिया मेरे पास 7 या 8 कॉमिक्स थे। तो जो 7 8 कॉमिक्स थे, तो मैंने क्या किया है कि हमारे घर के बाहर एक चबूतरा था, और चबूतरे के बराबर में नाली बहती थी। तो उस नाली पर तो मैंने रखे फट्टे, फट्टे आप समझ रहे हैं, जो लकड़ी के तख्ते बोलते हैं उनको, तो उससे तो नाली को कवर किया और एक तार बांध दिया। उस तार पर मैंने वो 7 कॉमिक्स लगा के एक छोटी सी लाइब्रेरी टाइप चीज शुरू कर दी। और मुझे बड़ा अच्छा ये लगा कि मेरी पहली समर वैकेशन जब खत्म हुई तो मेरे पास करीब 25 से 30 कॉमिक्स और 2 3 नॉवल हो चुके थे। और थोड़े मैंने पैसे भी बचत कर ली थी, जिससे मेरी 9th की स्टडीज पूरी हुई। फिर 9th की समर वेकेशन आई, फिर धीरे धीरे ये सिलसिला 9 10 11 12 फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, मेरा ये सिलसिला चलता रहा। और मुझे ध्यान है कि सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जब मैंने आखिरी बार अपनी लाइब्रेरी लगाई, क्योंकि थर्ड ईयर में मेरा सिलेक्शन हो गया था, जिस पर मैं भी आपसे बातें करूंगा। तो थर्ड ईयर सेकंड ईयर तक मेरे पास करीब 700 कॉमिक्स, करीब 150 नॉवेल्स हो चुके थे। और मेरी पूरी पढ़ाई, मैं घर के खर्चे के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि उतनी सामर्थ्य मेरे अंदर कभी भी नहीं होगी, मैं घर का खर्चा उठाने लायक हुआ था, वो सब हमारे फादर साहब किया करते थे। लेकिन मेरी खुद की पढ़ाई के लिए योगदान स्वरूप मान लीजिए कि मेरा वो रहा। तो उससे मेरे अंदर एक आत्मनिर्भरता आई कि मुझे लगा कि यस, मैं अपने आप भी कुछ कर सकता हूँ। और बड़ों का आशीर्वाद रहा। वर्ष 1988 में मेरा पहला जॉब सीआरपीएफ में लगा। मैंने इधर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होकर के मेरा रिजल्ट आया था, उधर मेरे को, मैं बीच में इंटरव्यू वगैरह दे चुका था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। उस सिलेक्शन का परिणाम ये रहा कि नौकरी तो लग गई, लेकिन नौकरी के बारे में तुम और मैं बहुत बेहतर जानते हैं, जैसा अभी नवीन अपनी प्रेजेंटेशन में ही बोल रहे थे
नौकरी को मैंने किया, रामपुर में जाना आना, उधर मदर की तबीयत खराब रहती थी, तो मैं 91 में उस जॉब को छोड़ दिया। फिर मैंने देन 92 में मेरा दोबारा सिलेक्शन हुआ, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर स्पेशल सेल, इंडिया में मेरा 13वां नंबर आया था। तो खैर मेरा सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होने के बाद 92 में मैं ज्वाइन करने के प्रोसेस में था, अचानक से मदर को हार्ट अटैक आ गया। जब मदर को हार्ट अटैक आया तो मुझे लगा कि यार नौकरी नहीं करते भाई ये वाली, क्योंकि इस नौकरी का मतलब है, चूंकि वो दिल्ली पुलिस पहले सीआरपीएफ देख चुकी थी मेरे को, तो शायद उसी वजह से वो इम्पैक्ट रहा हो, व्हाटएवर। तो ऊपर वाले ने मेरी सुनी और मुझे 93 में कस्टम विभाग में नौकरी मिल गई। मिली तो नौकरी के बाद मैं अपना करता रहा 99 तक आते आते, जब बच्चे भी हो गए, बेटी और बेटा, तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि अब कुछ करना पड़ेगा, अब कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और दूसरा रास्ता मुझे लॉजिकल ढूंढना था, एथिकल ढूंढना था। तो नेटवर्क मार्केटिंग का तब मेरे जीवन में पटाक्षेप हुआ। पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने जाना एमवे के माध्यम से। मैंने एमवे ज्वाइन किया, वहां मैंने काम करने की शुरुआत की, बहुत कुछ सीखा। लिटरली आज अगर मैं बात करूं तो जो भी कुछ हूं मैं, उसमें मेरे पास एजुकेशन जो एमवे से मैंने ली उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो उस एजुकेशन के बेसिस पर मैंने ये तो समझना शुरू कर दिया नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अच्छा, ऐसा नहीं कि वहां की एजुकेशन अच्छी है, मैं इस बात को मेरी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन सबको रिकमेंड करूंगा, अच्छी एजुकेशन आपको कुछ नहीं बना सकती अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं है तो। और मैं बड़े फक्र से कहता हूं, मैं कभी एक अच्छा गुरु नहीं बन सकता, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा बनने की कोशिश करता हूं। तो मैं अच्छा स्टूडेंट था, आज हूं, हमेशा रहूंगा। तो मैंने वहां सीखा, बहुत सीखा, लेकिन अल्टीमेटली एक जगह आकर के मुझे लगा कि एमबीए के प्लान में मेरे लिए पैसा नहीं था। 2002 में मैंने फिर एमबीए को क्विट किया और उसके बाद मैं स्टडी करने लगा नेटवर्क मार्केटिंग को और ढंग से। एंड फॉर्चुनेटली 2004 में मेरे सामने आ गया फॉरएवर। और जब फॉरएवर आया तो मैंने फॉरएवर को ढंग से स्टडी किया करीब 7-8 दिन तक। एंड देन मैंने डिसाइड किया कि 2004 में मैं दिसंबर में 18 तारीख को फॉरएवर से जुड़ गया था। तो कट शॉर्ट अगर मैं बताऊं आपको तो यस, मेरी जिंदगी फॉरएवर से पहले, मतलब मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोगों को अगर मैं देखता हूं तो शायद आपसे बहुत खराब थी। और मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, जितने भी लोग अगर ये मानते हैं कि नहीं साहब कस्टम में तो नौकरी कर रहे थे आप, कुछ तो सैलरी होगी, कुछ तो आप कमा रहे होंगे, कुछ तो अपना होगा, सरकारी नौकरी थी, कम से कम इस बात का सेटिस्फेक्शन होगा। तो इतना आप समझ लीजिए कि अगर आप ये सब मानते हैं तो अगर मैं फॉरएवर को कर रहा हूं, करता रहा हूं, तो ये आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आप समझ के चलिएगा। माने इसको लाइटली मत लीजिए। मेरा हमेशा कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपके बिजनेस, आपके लाइफ में आएगा, वो किसी ना किसी वजह से आएगा। आप सब जितने भी यहाँ पर मुझे और आर्य मित्र जी को, माने जितने भी मैनेजर्स हैं उन सबको छोड़ दें तो बाकी जितने भी लोग यहाँ पर बचे हैं, मुझे नहीं पता अभी कितने मैनेजर्स हैं यहाँ पर, सुमित अच्छा बता सकते हैं, खालसा जी, तो 53 माइनस ऑल द मैनेजर, जितने भी आप लोग बचे हैं, आपको ये समझने की जरूर आवश्यकता है कि फॉरएवर आपकी जिंदगी बदलने का पूरा दम रखती है। और फॉरएवर के माध्यम से मेरी जिंदगी बदली है, यहाँ पर जितने मैनेजर्स हैं उनकी जिंदगी बदली है, तो वो आपकी भी जिंदगी बदल सकता है। यस सुमित, आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिला, लेकिन अगर कुछ अछूता रह गया हो पहलू तो मुझे बता सकते हो। जी। नहीं, मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं। एक तो वाकई मतलब 12 साल से मेरा और आपका साथ वाकई ऐसे रहा है जो एक मतलब सगे भाई से बढ़ के होता है, एक माँ और बेटे के रिलेशन होता है। लेकिन आज आपने वाकई कुछ नई बातें बताई जो मुझे भी नहीं पता थी। और दूसरा मुझे समझ में आ रहा है कि नौकरी के पीछे लोग इधर उधर 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 भागते हैं, आपके पीछे पीछे नौकरियां भाग रही थी। दूसरा मुझे मेरा समझ में आया। मेरे पीछे भाग रही थी, मैं इसको बोल सकता हूँ। देखो मैं हमेशा क्या करता हूँ, और इसके लिए मैंने कभी अपने ऊपर, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं बड़ा एक डल स्टूडेंट रहा हूँ। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अच्छी तुमने मुझे याद दिला दी सुमित। और मुझे ये एक छोटी सी घटना है जो 1988 में मेरे साथ घटित हुई थी। इंटरव्यू देने जब मैं जा रहा था, सॉरी मैं जब सीआरपीएफ के लिए जा रहा था, आपको शायद जानकर अजीब लगे, तो मैं जब पहली बार किसी भी कंपटीशन के लिए जा रहा था तो मुझे उस समय जनरल नॉलेज का जी भी नहीं पता था। जनरल नॉलेज तो बहुत विस्तृत है, मुझे जी भी नहीं पता था क्या होता है। बस सिर्फ मेरे कुछ रिलेटिव्स ने फोर्स किया कि यार सीआरपीएफ में वैकेंसी निकली है, ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन की उन्होंने कंडीशन रखी थी कि आपका जब रिजल्ट आएगा आप सबमिट कर सकते हो। तो इस आधार पे उन्होंने कहा कि आप ट्राई कर लो। तो जस्ट फॉर ट्रायल में जा रहा था, और दिल में ये भी नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बिलीव मी, मेरे बराबर में जब मैं मेरठ से निकला तो मेरे बराबर में एक भाई साहब बैठे थे, वो भी शायद वहीं शायद के जा ही रहे थे। तो उनके हाथ में ओपी खन्ना की एक जीके की बुक थी। ओपी खन्ना शायद से जीके की, ओपी खन्ना ही जहां तक मुझे ध्यान है, उनकी जीके की बुक थी। तो वो भाई साहब पढ़ते हुए जा रहे थे। मेरे को उससे पहले मैं बता सकता हूँ जनरल नॉलेज का जी भी नहीं पता था। और एक जगह आती है, नवीन जानते हैं, यहाँ पे गजरौला। गजरौला में बस रुकी चाय नाश्ते के लिए।
तो वो भाई साहब उठ करके उस किताब को अंदर रखने लगे। इस बीच में मेरी बातें हुई तो उन्होंने बताया कि रामपुर में मेरा सीआरपीएफ में सिलेक्शन का प्रोसेस कल से शुरू हो रहा है। तो ये मुझे समझ में आया ये भाई वहीं जा रहा है, तो एक कंपटीशन क्रिएट हो गया। यहाँ मेरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बताने का वो ये कि कंपटीशन वहां क्रिएट हुआ कि यार ये बंदा इतना कुछ पढ़ रहा है, तुझे कुछ नहीं आता। मैं कहना चाहता हूं इस बात से कि शायद कोई मैसेज अगर आप ले सकते हो जरूर लेना मेरी बात से सभी लोग। मेरे को जनरल नॉलेज का जी नहीं पता था तब तक, जब तक कि मैं उस बस में बैठा था। गजरौला तक मैं बंदे को देख रहा हूँ पेज पलट पलट के जा रहा है, और मेरे दिमाग में बात आ रही है यार ये इतना पढ़ रहा है, तू क्या मजे लेने के लिए जा रहा है वहां पे। मैंने पहली बार उस ओपी खन्ना की बुक को जब उन्होंने गजरौला में रखने लगे थे तो मैंने उनसे कहा बॉस क्या मैं इसको ले सकता हूँ, उन्होंने दे दिया मेरे को। और गजरौला से मुरादाबाद करीब 1.5 घंटा लगता था उस समय, आज की डेट में सड़कें बहुत अच्छी हो गई। तो 1.5 घंटे के उस सफर में मुझे ध्यान है मैंने 92 पेजेस पढ़ डाले थे, इतनी फास्ट स्पीड थी मेरी, मैंने 92 पेजेस पढ़ डाले थे। और जैसे ही मैं बस स्टैंड पे उतरा, क्योंकि मुरादाबाद जाना था हम लोगों को, मुझे खासतौर से मुरादाबाद में मेरे मामा जी का घर था, तो मैं मुरादाबाद बस स्टैंड पे उतरा। मैंने उपकार करके एक प्रकाशन आते हैं, आप जानते होंगे, प्रतियोगिता दर्पण आती है उनकी, मैंने उनकी एक जीके की बुक, ओपी खन्ना साहब की वही वाली बुक, और एक मैथमेटिक्स की बुक खरीदी। ठीक, प्रोसेस कुछ ऐसा था कि अगले दिन हमारा फिजिकल होना था, उससे अगले दिन हमारा रिटन होना था। तो मेरा अगले दिन, मैंने अगले दिन तक फिजिकल देने के बाद फिर मैं वापस आ गया रामपुर से, फिर मैंने अगले 2 दिन जिस दिन मेरा रिटन टेस्ट था मैंने वो तीनों पुस्तकें पढ़ डाली थी। ओके, अनफॉर्चुनेटली जब रिजल्ट आया, क्योंकि वहां पर प्रोसेस कुछ ऐसा था उन दिनों, आज की डेट में तो व्यवस्थाएं बदल गई हैं, आप सबको जानकर आश्चर्य होगा। पहले दिन फिजिकल हुआ, अगले दिन रिटन हुआ, फिर उन्होंने कहा कि आप अगले दिन आके रिजल्ट देख लीजिएगा। थर्ड डे इंटरव्यू हो गया था, वहीं के वहीं हाथों हाथ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जब हुआ तो इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे जो सवाल किए, मेरा कॉन्फिडेंस देखना आप, शायद आपको मजा आएगा। मेरा इंटरव्यू पूरा होने के बाद मैं पलटा बोर्ड की तरफ, इंटरव्यू बोर्ड की तरफ। पहले तो उन्होंने कहा ओके जेंटलमैन थैंक यू वेरी मच, मैं वापस जाते जाते मुड़ के क्या कहता हूँ, सर एक बात पता करनी थी। बोले हाँ बताइए, रिजल्ट कब तक आ जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप कुछ नहीं जानते इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके अंदर जानने की कितनी भूख है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये फिर से कहना चाहता हूं, ये मेरी खूबी उतनी बड़ी नहीं थी, मैं इसको यहां पर समराइज करता हूं, मेरे ऊपर बड़ों का आशीर्वाद रहा। और शायद मैं मानता हूं जितने भी लोग इस समय हम सब बैठे हैं, हम में से कोई एक कह दे कि नहीं जी मेरे ऊपर बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, सबके ऊपर है। तो मेरे ऊपर बड़ों का आशीर्वाद रहा, ये उसी की छत्र छाया थी कि मैं जो भी कुछ जॉब्स पा सका वो उसका परिणाम था। यस सुमित। नहीं तो देखिए कुछ नई नई बातें हमें पता लगती जा रही हैं। तो मैं कह ये रहा था कि आपके पीछे पीछे नौकरियां भाग रही थी, और खासतौर से ऊपर वाला आपको ऐसी नौकरी देने की कोशिश में था कि जहां से आपको 1 नंबर में क्या आए ना आए, 2 नंबर से बहुत कुछ आ सकता था। लेकिन आपने वो स्वीकार आपने उसे स्वीकार नहीं किया, तो ऊपर वाले ने फिर प्लानिंग चेंज करके आपको फॉरएवर दिया कि उतना पैसा तो कम से कम तुम्हें देना ही देना है जो नौकरियों में मिल सकता था। खैर, तो मेरा अगला सवाल है कि फॉरएवर जब आपके सामने आई, तो 2-3 सवाल एक साथ हैं इसमें छोटे छोटे से, कि एक तो जिस व्यक्ति के माध्यम से आपके सामने आई, क्या तुरंत आपको उस पर भरोसा हो गया? नंबर 2, क्या तुरंत आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पे भरोसा हो गया था? हालांकि आपने थोड़ा सा बताया भी कि 7-8 दिन आपने स्टडी किया था, लेकिन फिर भी भरोसा कब आप जीत पाए? तीसरी बात, फॉरएवर के उत्पाद जो आज हम बहुत लाजवाब कहते हैं और सब कहते हैं, आपको क्या पहले जब आपके सामने ये आए थे तो कैसे लगे आपको? ये इन पे प्रोडक्ट्स पे विश्वास हुआ, और इनके रेट के बारे में आपके साथ क्या हुआ था? देखिए मैं आपको बताता हूं कि 2000 सारी 1999 से, चूंकि मैं एमवे कर रहा था तो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति मेरा विश्वास था। 2002 में मैंने एमवे क्विट किया, और इसी बीच में क्या हुआ कि मेरा एसोसिएशन बढ़ गया था जेके गुप्ता जी के साथ। आप जानती हैं अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है, तो मेरा एसोसिएशन उनके साथ बढ़ गया था 2003 में। और 2003 में जब वो एसोसिएशन बढ़ा तो उस एसोसिएशन के बढ़ने के बाद से फिर हम लोगों ने 2004 में कंबाइंडली एक्चुअली सर्च करना शुरू किया था। और 2004 में जब हमने फॉरएवर के प्लान को फर्स्ट टाइम देखा था तो दिखाने वाले थे मिस्टर टीपीएस बेदी। जैसा अभी सुमित आपने कहा कि जब आप, अगर मेरे को डेट गलत ध्यान नहीं है, 8 जून 2008 को जब पहली बार मिले, तो जब आप रूम के अंदर एंटर हुए थे तो एक वो पॉजिटिव वाइब्स जिसको आपने अभी भी जिक्र किया और मैं जानता हूँ वो सच है, तो वो पॉजिटिव वाइब मिस्टर टीपीएस बेदी जी से बात करते ही वो हमें आ गई थी कि बंदा जेन्युइन है यार। कंपनी आपके सामने बाद में जाती है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, आप कभी भी जाएंगे ना फॉरएवर को लेकर के, तो आपकी एंट्री पहले होगी, कंपनी की बाद में होगी। तो बेदी जी से जब हमारी पहली बार उनको देखा, उनसे कुछ बातें की, तो लगा कि बंदा जेन्युइन है, वाइब्रेशंस पॉजिटिव आई। तो विश्वास, हमने चूंकि फॉरएवर के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लिया था ऑलरेडी, जाने से पहले, मिलने से पहले। और उसके बाद क्या हुआ कि
दूसरा प्रश्न था आपका कि फॉरएवर पे क्या विश्वास किया आपने। मैं जब फॉरएवर के साथ एसोसिएट कर रहा था अपने आप को वर्ष 2004 में, तो मैंने कुछ चीजों को कंपैरिजन किया था, मैं बताना चाहूंगा आपको। क्योंकि एमवे का प्लान हम ऑलरेडी कर रहे थे और एमवे का प्लान उस समय का बेहतरीन प्लान माना जाता था, तो मैंने कंपैरिजन किया उस प्लान से। तो मैंने क्या पाया, कई सारी चीजें हमारे पास डिफरेंट थी। पहली, हमारे मार्केटिंग प्लान में रिवर्जन नहीं है। एमवे में हम हर महीने 0 हो जाते थे, तो इस बात ने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया था। दूसरा, यहाँ पर 2 महीने मिलते हैं हमें, ओके, कि साहब आप लगातार 2 महीने, जैसा भी आपको नवीन ने बताया, बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि आप 4 महीने में भी 150 सीसी करके मैनेजर का लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। इस बात ने मुझे अट्रैक्ट किया था। तीसरे, बेदी जी ने बड़ी स्मार्टली एक बात बताई थी जो मुझे बड़ा हिट की थी, और आज तो कंट्री मैनेजर ने उस पर बड़ी लंबी अच्छी कोसी एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी कंपनी से कितना ज्यादा है। उन्होंने बाकायदा मुझे कैलकुलेशंस दिखाई थी, मुझे आज भी ध्यान है। उन्होंने 3 कंपनीज का कंपैरिजन किया था, एमवे, उस समय हिंदुस्तान लीवर नेटवर्क चलता था वो, प्लस फॉरएवर। उन्होंने तीनों के मामले में बताया कि हिंदुस्तान लीवर नेटवर्क करीब 50% पैसे पे, मतलब जो आपसे लेता है उसके 50% पे कमीशन देता है। एमवे जो आपसे लेता है उसके करीब 80% पे पैसा आपको देता है। बट फॉरएवर आपको पता है कितने पे देता है, 143% पे देता है। तो कैलकुलेशन जब निकल कर गए हैं, जरा इमेजिन कीजिए, 10 लाख रुपए का तीनों कंपनीज में आप बिजनेस करते हैं, 10 लाख रुपीस का। और सपोज आपको तीनों ही कंपनी में, इमेजिन कीजिएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, तीनों ही कंपनीज में आपको 10% कमीशन मिलना है आपको इंडिविजुअली। तो एमवे में कितना मिलेगा सुमित, 80,000 रुपए। मैंने आपको बताया कि वहां पर आपको 20% कम, यानी 80% पे पैसा मिलता है। तो 10 लाख का 80% कितना हुआ, 8 लाख। 8 लाख का 10% कितना हुआ, 80,000 रुपए। एचएलएन में मिलता है 50% पे, यानी 10 लाख का आपने बिजनेस किया तो कितना मिलेगा आपको, 50,000 रुपए, राइट। फॉरएवर में 143% है, यानी कि आपको कितना मिलेगा, 1,43,000 रुपए। 10 लाख का 143%। तो समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास जब मुझे समझ में आया तो मुझे ये बात नजर आ गई थी कि यहां पर पैसा कंपनी बांट रही है। फिर जैसा मैंने आपसे कहा 7-8 दिन हमने लगाया, और 7-8 दिन में क्या किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पक्ष है। ऐसा नहीं कि 7-8 दिन में घर पे बैठ गया। बिलीव मी, मैंने आपसे एक बात बोली थी सुमित की, मुझे ध्यान है, 9 जून को सुबह सुबह मैं घर पहुंचा, तुम्हारा फोन मेरे पास आ गया, और इमीडिएटली मैंने नवीन को फोन करके कहा था कि मुझे मिल गया एक डायमंड। सेम वे ये बात मैंने इसलिए कही थी कि 7 तारीख से लेकर के, और 7 दिसंबर 2004 को मैंने पहली बार फॉरएवर का प्लान देखा था, और 18 दिसंबर 2004 को 2 सीसी किए थे। तो इस बीच में बेदी जी को मैं आधा आधा घंटे, 1 घंटे रोजाना बात किया करता था। इसके अलावा मैं 7 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर, जिस दिन 2 सीसी पूरे किए, मैं 4 बार दिल्ली ऑफिस गया ट्रेनिंग अटेंड करने, कंपनी को और ढंग से समझने के लिए। ऐसा नहीं कि मैंने घर पे अपने आप अपने दोस्तों से बातें कर ली, अपने उन कलीग से बातें कर ली जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसीडी भी नहीं पता है। मैंने, आप समझने की कोशिश करो आप सभी लोग, कि आपको कोई भी व्यक्ति जवाब दे सकता है, लेकिन सवाल यह कि चुनाव आपने किसका किया है। क्या आपने चुनाव ऐसे व्यक्ति का किया जिसको वाकई नेटवर्क मार्केटिंग की सेंस है, या आपने ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जिसको कुछ पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग वाला, वो फालतू का राय बहादुर है। या फिर आप ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसको नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बुरे अनुभव हो गए हैं, कुछ बुरी कंपनीज में काम करके। आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको एमबीबीएस बनना है, तो आपको मैं 2 विकल्प दे रहा हूं, एक है सीए और एक है डॉक्टर। आपको एमबीबीएस बनना है तो राय किससे लेनी चाहिए, ऑब्वियसली डॉक्टर से। अगर आपको अपनी, सपोज यहां से स्किन कट गई है, ये ऐसे कट लग गया है, राइट, तो आपको किसके पास जाना चाहिए, सर्जन के पास या मोची के पास। ऑब्वियसली सर्जन के पास। आपको नहीं जी, दोनों ही चमड़ा सिलते हैं। कौन क्या बता रहा है आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये बात जान ली थी, तो मैंने 7-8 दिन, 7 तारीख से लेके और 18 दिसंबर के बीच में मैंने कंपनी को प्रॉपरली स्टडी किया, मैंने एलोवेरा को प्रॉपरली स्टडी किया। मैंने ये देखा, उस समय मेरी शुरुआत की प्रेजेंटेशन में मैं बोला करता, तो बंद कर दिया है, कि जब मैं एलोवेरा सिर्फ गूगल किया, देखिए 2004-5 में इंटरनेट उतना प्रोमिनेंट नहीं था, लेकिन जब मैंने गूगल किया तो उस समय की बात कर रहा हूं, मैंने महसूस किया कि सिर्फ एलोवेरा शब्द के ऊपर उस समय करीब करीब 80 लाख वेबसाइट्स अवेलेबल थी। उस समय 80 लाख जगह पर एलोवेरा का जिक्र था। तो मुझे एक बात समझ में आई कि एलोवेरा के बारे में लोग बोल तो बहुत कुछ रहे हैं। फिर मैंने स्टडी करना शुरू किया, थैंक्स टू गॉड मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिनमें डॉक्टर पीटर आर्थरटन,
आपने सुना भी होगा, हमारे एडवाइजरी बोर्ड में थे, मुझे ये बात बाद में पता चली, लेकिन मैंने उनको स्टडी किया, उनकी चीजों को स्टडी किया, जो उन्होंने आर्टिकल्स लिखे थे एलोवेरा पर, उनको स्टडी किया, ये देखा कि एलोवेरा वाकई कैसे काम करता है, ये जाना कि वाकई जो एलोवेरा बेदी जी मुझे बता के गए थे वो कितना सॉलिड है। अब तीसरी प्रश्न जो आपका है, शायद अगर मैं दूसरे का सही तरह आंसर दे चुका हूं, उत्पादों की बात करते हैं। इन उत्पादों को लेकर के यस मेरे मन में एक प्रश्न आया था, जिसका जवाब मुझे बेदी सर ने दिया था। प्रश्न ये आया था कि सर इतने महंगे उत्पाद कैसे बेच पाऊंगा मैं मेरठ जैसी जगह पे। शायद आप में से बहुत सारे लोग, और मैं आपको बता दूं, ये मेरा 16वां वर्ष पूरा होने जा रहा है फॉरएवर में, और मैं दुनिया के काफी बड़े बड़े लीडर से मुलाकात कर चुका हूं। ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि शुरुआती दौर में प्रोडक्ट हर किसी को महंगा लगता है, राइट। मैं यूरोप की कुछ कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं, यूरोप में तो कुछ जगह पर ऐसा है कि वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां 4-4 सीसी का प्रोडक्ट लोग लेते हैं। मेरी जानकारी में एक बहुत अच्छे मेरे दोस्त बने मिस्टर हेनरी, नॉर्वे से, वो सुपरवाइजर है पिछले 15 वर्ष से, वो बिजनेस नहीं करते, लेकिन पिछले 15 साल से वो 5 सीसी का प्रोडक्ट घर में यूज करते हैं। एंड बाय प्रोफेशन इज ए ड्राइवर ओनली, बाय प्रोफेशन इज ए ड्राइवर। उनकी अपनी टैक्सी है 2 या 3, एक तो उन्होंने ऑडी, जिसमें मुझे ऑडी 8 शायद होती है, मुझे पता नहीं, ज्यादा मैं जानता नहीं गाड़ियों के बारे में, ऑडी 8 में उन्होंने मुझे ट्रेवल कराया था नॉर्वे में। तो प्रोडक्ट्स जो है ज्यादातर जगह पर महंगे। तो मैं मेरी बात कर रहा था आपको, एलोवेरा उस समय 935 रुपए एमआरपी का था, ओके। आज की डेट में अगर आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो वो 935 रुपए आपको समझ में आने चाहिए। मेरी लैंग्वेज से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पास 935 रुपए हैं और आप उतने रुपए की चीनी खरीदने जाते वर्ष 2004 में, खालसा सर को आप अनम्यूट कर सकते हो क्या अगर वो हैं तो, क्योंकि वही शायद ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। हाँ, कैसी तबीयत है? तबीयत ठीक है वैसे, बहुत बढ़िया। ओके भाई साहब, मुझे एक बात पता करनी थी, 935 रुपए 2004 में कितने किलो चीनी आ जाती? क्योंकि आप शायद मेरी बात को सही तरह से बता पाएंगे। सर उस समय मेरे ख्याल से 12 से 13 रुपए किलो चीनी हुआ करती थी। 12-13 रुपए किलो, मैं 15 रुपए पकड़ लेता हूँ। 15 रुपए किलो अगर चीनी थी तो डिवाइड करेंगे तो करीब 60 किलो से ज्यादा चीनी आ जाएगी। 60 मान लेते हैं सर? हाँ 15 छक्का 90। हाँ जी, हाँ जी, ठीक बात है। 60 किलो चीनी। अब आज अगर आप 60 किलो चीनी खरीदे तो पाजी 40 रुपए किलो का रेट है शायद मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितने की हुई? 2400 रुपए की। हाजी थैंक यू वेरी मच, आप म्यूट कर लीजिए। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जरा गौर से समझिए आप सब लोग। उस समय एलोवेरा जेल की कीमत थी 935 रुपए, और उस समय चीनी आती 60 किलो। वही चीनी आ जाएगी 2400 रुपए की अगर आप खरीदते हैं तो। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं जो आपको कहना चाहता हूं। 935 रुपए का एलोवेरा तब था, आज 1672 रुपए का एलोवेरा जेल है। मैं जानता हूं आपको आज भी महंगा लगेगा। हमने उस समय में बिजनेस किया जब ना तो एलोवेरा को लोग जानते थे सुमित, ना फॉरएवर को लोग जानते थे सुमित, और नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के इतनी निगेटिविटी थी मैं बता नहीं सकता। आज तो बड़ी पॉजिटिविटी है। आज तो सरकार, यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फिक्की, डिफरेंट एसोसिएशन लाइक आईडीएसए, डब्ल्यूएफडीएसए हमको सपोर्ट करती हैं। यकीन मानिए उस समय बड़ा गंदा दौर था 2004 में, जब हमने नेटवर्क मार्केटिंग एफएलपी में शुरुआत करने की बात की थी। तो प्रोडक्ट्स को लेकर के अगर मैं आपसे बोलूं तो वो चैलेंज मेरे को आया था। फिर भी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बड़ी बढ़िया वीडियो मैंने भी हाल ही में देखी। हो सकता है कुछ लोग इस बात को कहते हैं, सुमित आपके प्रश्न का शायद यही मतलब रहा होगा, कॉस्ट को लेकर के कि लोग करते हैं बातें। दोस्तों, दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है किसी चीज की कॉस्ट और एक किसी चीज की वैल्यू। जो लिखा होता है वो होती है उसकी कॉस्ट, और जो आप इस्तेमाल करते हैं वो होती है वैल्यू। तो हम गारंटी से आपको एक बात कहते हैं, वी गिव यू वैल्यू फॉर मनी। जो पैसा आप हमें देते हैं हम उसका वैल्यू, उसकी गुणवत्ता, उसके गुण आपको देते हैं, आप उसकी वैल्यू पाते हो। वरना चीजें सस्ती होकर के भी महंगी होती हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आप ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल जानते होंगे, जब आप बाजार से कोई चीज लेकर के आए, जैसे ही आपने उसको इस्तेमाल किया, वो शर्ट भी हो सकती है, वो सब्जी भी हो सकती है, वो फ्रूट्स भी हो सकते हैं, और ना जाने क्या क्या हो सकता है। आपने जैसे ही उसको इस्तेमाल किया, सस्ती लेके आए थे एक अलग बात है, लेकिन एकदम आपने कहा अबे यार लुट गए। ये जो लुट गए है ना, इसका मतलब है वो चीज बेकार निकली और जो पैसा था वो बेकार गया। और ऐसी ही बहुत सी चीजें होंगी जिस समय आपने खरीदी होंगी, आपको लगा इतने पैसे दूं कि नहीं दूं इसके, फिर आपने कहा चलिए यार दे दे यार, कोई तो बात होगी जो इतने पैसे मांग रहा है। और जब आप लेके आए होंगे तो आपने कहा वाह मजा आ गया। ये जो मजा आ गया ये उसकी रियल वैल्यू है। तो फिर वो कितने प्राइस का हो, जब आपके दिमाग से ये वर्ड्स आए मजा आ गया, इसका मतलब प्राइस, वैल्यू फॉर मनी आपने ले ली। यस सुमित। थैंक यू भैया। मैं आपको बताऊं, मैंने तो जो देखा है, आप जो प्राइस की बात करें तो जो प्रोडक्ट फॉरएवर का आज तक मैंने यूज नहीं किया मुझे वो महंगा लगता है, लेकिन जो प्रॉपर ढंग से यूज कर लिया वो लगता है कि बड़ा सस्ता है, उससे उस कीमत में कोई और नहीं दे सकता। एग्जैक्टली। भैया एक चीज प्रतीत हो रही है, और मैं तो आपके साथ इतना लंबा चौड़ा मेरा साथ हो गया है, आप सेलिब्रिटी टाइप के हैं। आप
जो हिंदुस्तान में तो सरकारी नौकरी अगर किसी को लग जाए तो वो ऐसे ही सेलिब्रिटी हो जाता है, क्योंकि नौकरियां कम है, काबिलियत भी कम ही कहेंगे, मैं अगर मेरे शब्दों में कहें तो सरकारी नौकर सेलिब्रिटी हो जाता है, लोगों के लिए एक अलग सी चीज हो जाता है कि उसे सरकारी नौकरी मिली। आपको हमने जब से देखा है आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हो, तो ऐसा लगता है आप कुछ अलग दुनिया के हो। हम लोगों के साथ जो बिजनेस करने में दिक्कतें आई, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती हैं, टीम नहीं बनती हमसे जल्दी जल्दी, हमसे कोई कन्विंस नहीं होता, बहुत सारे लोग हमें मना करते हैं। तो आपको देख के ऐसा लगता है कि आपको कोई मना नहीं करवाता होगा, हिम्मत नहीं करता होगा, पुलिस वाले रहे हैं आप, आपको कोई मना नहीं करता होगा ना। कैसे टीम बनी आपकी इतनी आसानी से? देखिए, मैं आपको यहाँ पर दो बातें बताना चाहूंगा, इस बीच में आप मेरा नाम पढ़िए जरा सब लोग। इस प्रश्न का जवाब एक्चुअली मैंने जब लिखा था तो जानबूझ के आज की ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए लिखा था कि मैं जरूर इस पर कोई बात करूंगा। आप मेरा नाम पढ़िए और गौर से पढ़िएगा जरा। ओके, जहां तक सवाल है लोगों के मना करने का, तो मैं भी एक आम आदमी की तरह से ट्रीट किया जाता हूं जब मैं अपने प्रोस्पेक्ट से मिलता हूं। ओके, मेरे को भी ना सुनने को मिलती है। जितने ना आपने सुने हैं, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, आपसे ज्यादा ना मैं सुन चुका हूं। और मैं इस बात को जानता हूं कि जितने ज्यादा ना सुनने की आप अपने अंदर कैफियत, अपने अंदर ताकत ले आएंगे, उतना ही ज्यादा आप मुझसे सफल हो जाएंगे। बिलीव मी और नॉट, ये फैक्ट है। मेरे कद से, मेरी डिफरेंट पोस्ट से, मेरे प्रोफाइल से लोगों पर सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि अगर ये कर सकता तो मुझे सुनना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली मैं किस कन्विक्शन के साथ अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, कितने तरीके से उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मेरे दिमाग में नॉलेज है जो मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बड़ा मैटर करता है। राइट? रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट मुझे भी उतना ही है जितना कि आपके साथ है शुरू में। आज ही अगर मैं बात करूं, मेरा रिजल्ट थोड़ा बड़ा है, यस मैं जानता हूं इस बात को। मैं आपको एक तो ये बताना चाहूंगा कि जब भी मैं किसी को प्रेजेंटेशन देने जाता हूं, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ के चलिएगा, ये बात आप ध्यान रखिए। ये मेरा पिछले 15.5 साल का इतिहास है कि मैंने हमेशा प्रेजेंटेशन को देते समय एक बात तो ये सोची है कि जिसको मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, ये शायद लिख लीजिएगा आप चाहें तो, मैं जिसको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं ना तो वो पहला है ना ही वो आखिरी है। मैं कभी भी जब किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाता हूं तो मैं ये मानता हूं कि ये ना तो पहला है ना ही आखिरी है। सिर्फ इतना सा एक स्टेटमेंट मेरी पूरी की पूरी भाव भंगिमा को बदल देता है। क्यों? क्योंकि जब मैं जानता हूं, हे भगवान बस ये पड़ जाए, हे भगवान बस ये ज्वाइन कर जाए, हे भगवान पिछले वाले ने मना किया था, अगर इसने मना करे तो मैं तो टूट जाऊंगा। जब मैं ये बात दिमाग में रखता हूं तो उससे क्या होता है, मेरा मेरा जो ऑरा है, ऑरा को क्या कहते हैं, आभा मंडल, सुमित अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा जो आभा मंडल है वो सामने वाले के साथ, आपने सुना होगा कि जब आप कहीं एंटर करते हो तो आपका ऑरा पहले जाता है। अगर आपने नहीं सुना तो जान लीजिए कि जब आप जाते हैं तो आपसे पहले आपका आभा मंडल एंटर करता है, जिससे वो कहते हैं ना पॉजिटिव निगेटिव वाइब्स। तो ये जो ऑरा है ये एकदम आपका शिफ्ट हो जाएगा जैसे ही आप ये सोचेंगे कि जिसको मैं बात कर रहा हूं वो ना तो पहला है और ना ही वो आखिरी होने वाला है। तो पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने जब भी किसी को प्रेजेंटेशन दिखाई है तो मैंने उसको सर्वोपरि नहीं माना, मैंने उसको यही माना कि वो मेरे बिल्कुल एट पार है। मैंने कभी भी ये नहीं माना कि यार ये बंदा मतलब मेरे ऊपर चढ़ जाए। मैंने एक किताब पढ़ी थी, मैं रिकमेंड करूंगा जितने भी मैनेजर्स हैं जरूर पढ़ें उस किताब को, सब पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाउ आई रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता की ओर कैसे पहुंचा। मिस्टर फ्रैंक बैडगर ने उस बुक को लिखा था। तो उस बुक में उन्होंने एक बात बोली थी कि जब भी आप, गौर सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चाहे तो लिख लीजिएगा, जब भी आप अक्रॉस द टेबल बैठे हैं, यानी अक्रॉस द टेबल का जरूरी नहीं कि आपके बीच में टेबल ही हो। हम इस समय, मैं और सुमित आमने सामने बैठे हैं, सुमित मुझे देख सकते हैं, मैं सुमित को देख सकता हूं, राइट? जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, जो मिस्टर फ्रैंक बैडगर ने बोला है, और मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा। फ्रैंक बैडगर ने बोला है कि जब भी आप अक्रॉस द टेबल बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, आपको ध्यान रखना है दो बातें। पहली, सामने वाला बंदा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सुमित इंपॉर्टेंट है। आज इसलिए कि वो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, तब उसलिए जब बिजनेस में आने वाले थे, राइट? आप बीच का जो दौर है, हमेशा सुमित मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन्होंने बोला कि एक बात और ध्यान रखनी है आपको, अपनी इंपॉर्टेंस खत्म नहीं कर देनी है। ज्यादा लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट के सामने अपने महत्व को जीरो करते चले जाते हैं। जब आप जीरो कर देंगे तो क्या होगा, वो तिल के ताड़ पे चढ़ जाता है और आप जमीन पे आ जाते हैं। अब देखिए, मैं इस समय एक चेयर के ऊपर बैठा हूं। अभी देखिए, मैं आपको कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सुमित के बारे में खूब सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं। अब सुमित धीरे 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 ऊपर होते जा रहे हैं और मैं दिख रहा हूं आपको, मैं खत्म सा हो गया ना। तो क्या मैं अपने कद को छोटा कर रहा हूं सामने वाले के आगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देते समय अपने कद को कभी भी छोटा नहीं होने दिया।
चाहे मैं उस समय जब कस्टम सेंट्रल एक्साइज में जॉब कर रहा था, आज जब मैं फॉरएवर फुल टाइम कर रहा हूं, और इस बीच में जितना भी समय गया। मैंने आपको बोला था मेरा नाम पढ़िए, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सुमित, क्या मेरा नाम स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है? नहीं। पर क्या इसे पढ़ा जा रहा है? हाँ, आराम से। अगर आप एब्रप्टली इसको पढ़ोगे तो कोई व्यक्ति है जिसने अभी, प्लीज रेज योर हैंड, जिन्होंने पहली बार देखा और उन्होंने कहा अरे इसमें पहली बार देखते गलती हो, किसी ने ऐसा महसूस किया हो पहली बार देखते ही? अभी तो आपने गलती सबने देख ली होंगी, बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम देखा, गलती नहीं नजर आई होगी आपको। क्यों? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर है। क्या है वो? कि हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से डिजाइंड है। ये थैंक्स टू मिस्टर अमरजीत उभी, जो हमारे एक्स कंट्री सेल्स मैनेजर रहे, उन्होंने ये प्रेजेंटेशन एक बार प्रस्तुत की थी, और उस प्रेजेंटेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरा था, आप में से कुछ लोगों को शायद ध्यान हो, और उसमें उन्होंने बोला था कि हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से डिजाइंड है कि वो किसी भी वर्ड के पहले और आखिरी लेटर को उठाता है। एंड आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो जो पार्ट है, जो अमरजीत सर की स्लाइड है, मैं देखता हूं अगर मैं मिल पाया, आपको दिखा पाया अभी, उस पार्ट में यूनिवर्सिटी जैसा शब्द भी है। कितना बड़ा होता है यूनिवर्सिटी? UNIVERSITY, 10 लेटर्स का वर्ड होता है यूनिवर्सिटी। और वो सब उल्टे सीधे, जैसे आपको मेरे नाम में पंकज में दिखाई दे रहे हैं या गुप्ता में दिखाई दे रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में यू और वाई अपनी जगह पर। समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसमें लिखा है कि हमारा जो माइंड है वो कभी भी पूरे वर्ड को नहीं पढ़ता एक साथ, राइट? वो फटाफट पढ़ता है लेटर्स को इकट्ठा करते हुए। लेटर्स, जैसे आप मेरे नाम में देख रहे हैं, पी और जे अपनी जगह पर है, और गुप्ता का जी और ए अपनी जगह पर है ना। द पॉइंट इज, यहां जो समझने की जरूरत है वो ये कि हमारा ब्रेन इस तरह से डिजाइंड है, वो नहीं पढ़ता पूरी यूनिवर्सिटी को, वो यू और वाई को देखता है और बीच के लेटर्स को देखता है। लेकिन उसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीच के लेटर्स बेशक क्रम में ना हो, लेकिन वो हो ही वो जो कि उस यूनिवर्सिटी में या पंकज में आने वाले हैं। तो ब्रेन एकदम पंकज पढ़ेगा, ब्रेन एकदम यूनिवर्सिटी पढ़ेगा, राइट? आप चाहे तो एक अपने आप, आज आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज में दे रहा हूं सबको, और जितने भी लोग मैराथन पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं आप अपनी तरफ से एक छोटा सा पैरा बनाएं, उसमें बिल्कुल इन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाएं कि साहब से मैं लिखता हूं दिस इज पंकज गुप्ता, आई एम फ्रॉम मेरठ, ऐसी आप कुछ करके उल्टा सीधा बना के अपने कागज पे बना के करके देखिएगा इस बात को, आपके ब्रेन को एकदम पढ़ने में, और आप लिखिएगा और अपने घर में किसी बच्चे को पढ़वा के देखिएगा, क्योंकि आपको तो टेक्निक पता चल गई। अपने घर के किसी बच्चे को लिखिएगा एक छोटा सा पैरा, उसका ऐसे कीजिएगा कि शब्द जो हैं वो लेटर्स मिस नहीं होने चाहिए। अब इसकी थ्योरी क्या वो समझिए। आपका जो माइंड है, जैसे आपके लेटर्स को देखता है, ऐसे ही आपके ऑब्जेक्टिव्स को देखता है। पहला और आखिरी लेटर बिल्कुल सही जगह पे होना चाहिए, और बीच की सारी चीजें अगर हैं वो बेशक अव्यवस्थित हो सकती हैं, लेकिन अगर आपका पहला और आखिरी लेटर परफेक्ट है तो आप उसको सही पढ़ सकते हैं ब्रेन के हिसाब से। ऐसे ही सक्सेस के लिए बोला जाता है कि अगर आप जिसके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपका आज है और जहां आप पहुंचना चाहते हैं, अगर आपको ये दोनों बिल्कुल क्लियर हैं और बीच में जो चीजें हैं वो हैं, व्यवस्थित नहीं है अलग बात है, लेकिन वो उपलब्ध हैं, तो आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो आपको समझने की क्या जरूरत है कि आपके पास फॉरएवर है, ये पहला लेटर है। आपको जहां जाना है इस बिजनेस से, वो आपका इस बिजनेस के लिए आखिरी लेटर हो सकता है कि मुझे इस बिजनेस से कार लेनी है, मुझे इस बिजनेस से एक अच्छा घर लेना है, मुझे फॉरेन ट्रिप्स लेने हैं। इस बीच में जो चीजें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? अपलाइन की सपोर्ट, कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट्स की जानकारी, लगातार लोगों को बुलाना। अब ये इधर उधर हो सकती हैं, पर अगर आप कहो नहीं जी इसके बिना काम करके देखूंगा, इसमें मैं एक काम और घुसेड़ देता हूं कुछ अपनी तरफ से, तो काम नहीं चलेगा, राइट? तो आप यकीन मानिए कि अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। चैलेंज मुझे भी आए थे, चैलेंज आपको भी आएंगे। हाँ, आज मेरा एवरेज बढ़ गया है सुमित, धीरे धीरे मैं बात करूं तो मेरी प्लान प्रेजेंटेशन का एवरेज बढ़ गया है, बिकॉज द कॉन्फिडेंस आई एम हैविंग, बिकॉज द मनी आई हैव अर्न्ड। देन मेरे प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग का परसेंटेज बढ़ गया है, राइट? मैं आज अगर किसी से बात करता हूं तो मेरे प्रोडक्ट्स आसानी से रिटेल हो जाते हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे आपके साथ भी होने वाली है। सुमित, थोड़ा सा 2-3 सवाल छोटे छोटे और पूछूंगा। एक कस्टम इंस्पेक्टर को इसका मतलब कभी शर्म नहीं आई टूथ जेल और पेस्ट बेचते हुए? नहीं, सीरियसली नहीं, बिकॉज मैं बता रहा हूं आपको, मेरे लिए मैंने कभी कभी कहा है इस बात को कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और मैंने इस बात को कभी इसलिए शर्म नहीं माना कि वो मेरी दुकान है, वो मेरा काम है, और जब मैं इसको मेरा काम मानूंगा, जब मैं ये मानूंगा मैं 25,000 करोड़ की कंपनी में वाकई पार्टनर हूं, तो फिर भाई मैं इंस्पेक्टर कस्टम बढ़ाऊं, 25,000 करोड़ की कंपनी का पार्टनर बढ़ाऊं, राइट?
तो ये मेरी अपनी खुद की आइडियोलॉजी है कि मैं कभी भी ये नहीं मानता कि टूथ जेल बेचने से मेरे कद, मेरा पोस्ट, मेरी वो चीज, अब तो मैं हुई नहीं, खैर तब भी नहीं माना मैंने कभी। मैंने आपको बता सकता हूं, बड़े फनी बात है ये, मेरे ऑफिस में शायद आप में से कभी कोई आया नहीं, नवीन आए थे। नवीन, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? नवीन कैन हेल्प मी इन दिस। मेरे ऑफिस में, नवीन विल जस्ट से यस और नो, मेरी टेबल पे, जो मेरी टेबल थी ना, तो ऑफिस में जो मेरी टेबल थी, मैं सेंट्रल एक्साइज कस्टम की बात करूं, नवीन डिड यू नोटिस समथिंग, क्या रहता था वहां पे? प्रोडक्ट्स की खाली शीशियां और ड्रॉर के अंदर प्रोडक्ट्स। मैं क्या करता था कि मेरी खाली शीशियां डिस्प्ले के लिए, एक तरह से मान के चलो, इधर और इधर बीच में फाइलें हैं, तो मेरी खाली शीशियां 3-4 खाली शीशी इधर और 2-3 खाली शीशी इधर मेरी रहती। जैसे एलोवेरा जेल की बोतल, अब तो आती नहीं, तब आती थी, मैं उसमें पानी भर के रखता था। उस समय एब्जॉर्बेंट सी आता था, ओमेगा 3 में खाता था, रॉयल जेली, तो मैं उनकी खाली शीशियां रखता था अपनी टेबल पे, राइट। अब क्या होता था कि मेरा ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रहा है, तो मुझे किस बात की शर्म यार, मेरा काम है। अच्छा, कोई आदमी मुझे कभी इस बात को कहने की हिम्मत इसलिए नहीं करता था क्योंकि मैं ये नहीं कहता था कि मैंने बेचने के लिए रखा हूं, सर मैंने खाता हूं, तो मैंने कुछ नहीं करना था। वो खाली शीशी जो थी उनमें थोड़े से मेरे प्रोडक्ट्स होते थे, लिया, खाया। अब सामने जो भी कोई बंदा आ रहा है देखा, तो मेरे कस्टमर बेस वहां भी बनता था। मैंने एज इंस्पेक्टर कस्टम कभी माना नहीं कि मैं कोई शर्म का काम कर रहा हूं, कभी नहीं माना, क्योंकि जब आप अपने पद को अपने यहां पर लगा दोगे तो गड़बड़ होने वाली है। नेक्स्ट। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है ना, ये अनुभव किया है कि वो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना, दूसरे को जाके देना, बताना, इससे हेजिटेट करते हैं, शर्म करते हैं। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा, और ये मेरा भी रहा है। हालांकि इस चक्कर में बड़ा नुकसान होता था, मैं नाइट ड्यूटी में टूथ जेल और लिक्विड सोप लेके बैठता था, कभी कभी पूरा कंट्रोल उससे हाथ मुंह धोता था, तो कभी लगता भी था कि ये खरीद नहीं रहे हैं और धो रहे हैं। तो भैया मेरा अगला सवाल है, आपको मैंने देखा है बहुत नजदीक से, जिस जीवन में हम अपने जीवन में खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते, हम अपने और अपने परिवार की जरूरतों और सपने को पूरा करना ही हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उस समय एक ऐसे काम में उतरना जहां आपको दूसरे की मदद करनी है, अपने टीम मेंबर्स की मदद करनी है, उनके सपने पूरे कराने हैं, तो ये कहां तक शुरू में, मतलब कैसे आपने एडजस्ट किया? मैं जल्दी नहीं कर पाया था। पहले मैं हमेशा यही मन में सोचता था, जब आप लोग हमसे कहते थे कि भाई टीम के लिए काम करो, टीम की मदद करो, उनके सपने पूरे कराओ, तो मेरे मन में आती थी यार अपने अभी पूरे नहीं हो पा रहे, अपनी गाड़ी का तेल पूरा नहीं पड़ रहा, दूसरों की मदद करनी, तो इसको कैसे एडजस्ट किया आपने, या आपको ये एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा? टीम की जब मदद की बात करते हैं तो मैंने हमेशा एक बात देखी कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सीखने का बहुत मौका मिला। आप एक अच्छे स्टूडेंट अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बनेंगे तो आपको ये जरूर पता चलेगा, मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूं, कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे बड़ी पावर है वो टीम को सपोर्ट करने से। क्योंकि जब आप टीम को सपोर्ट करते हो तो बेसिकली आप अपनी जड़ों को मजबूत करते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में आप दो तरह से बिजनेस बिल्ड करते हो। एक, आप अपनी डायरेक्ट में लोगों को ज्वाइन कराते हो, ठीक है। डायरेक्ट में ज्वाइन कराना इज वेरी गुड, क्योंकि अगर आप वो नहीं कराओगे तो आपको आगे चल करके बड़े लेवल्स नहीं मिलेंगे। आपको इस बिजनेस में सिर्फ मैनेजर नहीं बनना है, आपको सीनियर मैनेजर भी जाना है, आपको सोअरिंग भी जाना है, आपको सफायर भी जाना है, तो आपको डायरेक्ट बढ़ानी है। तो डायरेक्ट बढ़ाना इज वेरी गुड, राइट। और साथ ही साथ आपको डेप्थ भी बिल्ड करनी है। डेप्थ का मतलब आपको नीचे जाकर के टीम्स को सपोर्ट करना है। आप फोन के थ्रू करो, पर्सनल मीटिंग्स करके करो, वो जैसे भी आपकी इच्छा है करो, लेकिन आपको टीम को सपोर्ट करनी है। अब आप जब अपनी फ्रंट बढ़ाते जा रहे हो, अपने साथ में नए लोगों को ज्वाइन कराते जा रहे हो, तो इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आती है, आपका पैसा ज्यादा आता है। सपोज आप मैनेजर हो, आपकी दो अलग अलग फ्रंट है, एक आपका असिस्टेंट मैनेजर है और एक आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो किससे ज्यादा पैसा आएगा आपको? आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर से, 13%। लेकिन अगर आप अपने असिस्टेंट मैनेजर की टीम को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो आपकी स्टेबिलिटी, यानी डेप्थ पे काम करने से आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये होगी कैसे? ये होगी जब आप रिलेशनशिप बिल्डिंग पर काम करोगे, और रिलेशनशिप बिल्डिंग कभी भी यहां से नहीं होती है, बिलीव मी, वो यहां से होती है। आप लोगों से जो मुझे प्यार मिलता है, मेरी कोशिश क्या रहती है, मैं आपसे जब भी बातें करूं मैं दिल से बातें करूं, दिमाग एक साइड कर दो। तो आप यकीन मानिए कि टीम पे काम करना नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है। और आप अगर दिल से काम करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए, रिलेशंस बिल्ड करने के लिए, तो आप अपने लिए अजर और अमर बिजनेस बनाने वाले हैं, बिलीव मी। अगर आप सिर्फ ये सोचो कि नहीं यार मैंने ज्वाइन करा दिया, एक साहब थे हमारे टीम में, मैं नाम नहीं लूंगा, वो साहब क्या करते थे कि लोगों को ज्वाइन करा देते और भूल जाते थे, लोगों को ज्वाइन करा देते भूल जाते थे, लोगों को ज्वाइन करा देते भूल जाते थे, एक दिन सब उन्हें भूल गए, राइट। क्योंकि रिलेशंस बिल्ड नहीं करोगे तो काम खराब है, आपको रिलेशंस बिल्ड करने हैं, वो मस्ट है इस बिजनेस में। तो वो सीखने के लिए आपके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे साधन है। आपके पास तो आज की डेट में सुमित गुप्ता बेशक पहले की बात कह रहे हो, मुझे नहीं पता उसमें कितना सच कितना झूठ है, क्योंकि मेरे अनुसार तो झूठ है, क्योंकि मैंने जैसा बताया
8 जून को प्लान देखा, 9 जून को वो 12 मिनट की कॉल, वो रिलेशन बिल्डिंग की कॉल थी। ओके, उसके बाद टीम में जितना सानिध्य, जितना प्यार मैं जानता हूँ सुमित को सब लोग करते हैं, तो कई बार आदमी अपनी तारीफ खुद करता है दूसरे तरीके से, तो ये मुझे लग रहा है। बट यस, अगर मैं उस एंगल से बात करूं तो ये फैक्ट है कि आप सबको इस बात पे ध्यान देना होगा कि आपको अपनी टीम का ध्यान रखने के लिए प्रयास करने होंगे। टीम को बच्चों की तरह से पालिए। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जानता हूं जहां पर मैंने देखा है कि अपलाइंस अपनी टीम को बिल्कुल बच्चों की तरह पालते हैं, उनका वैसे ही लालन पालन करते हैं, जैसा आपने किया है हमेशा। और मैं अपनी बात, मैंने आपसे कहा था ना, कई सवाल ऐसे हैं जो सबकी तरफ से पूछ रहा हूँ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मेरा, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है ये, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। अभी मैं ना आज इधर मैंने अपना वोडाफोन का कनेक्शन पोर्ट करा रहा था एयरटेल में, तो मुझे ये ख्याल आया, जब लोग, आपको इतना लंबा चौड़ा अनुभव हो गया है, 15 साल का अनुभव हो गया है फॉरएवर में आपको, जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से लोग पोर्ट हो रहे होते हैं आपकी टीम से, तो आपको कैसा लगता है, क्या सोचते हैं आप? जब मेरी टीम से लोग पोर्ट होते हैं, जी, मतलब दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर जाते हैं, दूसरी में जाए ना जाए, फॉरएवर छोड़ रहे होते हैं, निराश हो रहे होते हैं, हताश हो रहे होते हैं, जब वो जा रहे होते हैं, आपने रोक नहीं सकते, तब कैसा लगता है? मेरा अपना मानना है, मैं अगर अपने लिए, क्योंकि बहुत, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है कि बहुत सारे लोगों को लोग छोड़ छोड़ के जाते हैं, तो वो उसी से दुखी हो जाते हैं। नहीं, मैं वही बताना चाहता हूँ, शायद इस मामले में भी मेरा अनुभव सबसे ज्यादा ही है। इस बात को शायद आप तो जानते हो सुमित, ओके। और मैंने कभी इस बात को पर्सनली लिया नहीं, अदरवाइज यस, एक पर्सनली तो लिया मैंने, जो लोग मुझे छोड़ के जाते हैं तो मुझे थोड़ी सी इस बात का पेन तो जरूर होता है कि मेरी अपब्रिंगिंग में क्या कमी रह गई जिसकी वजह से ये लोग जा रहे हैं मुझे छोड़ के। लेकिन हाँ, मैंने उन लोगों का भी बहुत ज्यादा फोकस इस बात पे नहीं किया, फोर्स इस बात के लिए नहीं किया कि क्यों जा रहे हो। उनकी श्रद्धा है, वो जाना चाहते हैं जाए, क्योंकि जाते को आप रोक नहीं सकते। और मेरे पास रियलिटी चेक है, मुझे 15.5 साल हो गए फॉरएवर करते हुए। मेरी जानकारी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, सिंगल भी नहीं है ऐसा, जिसने फॉरएवर छोड़ के, अगर पोर्ट किया, एक तो आप कह रहे हैं छोड़ के चला गया, अगर उसने पोर्ट इन किया किसी और कंपनी में, मेरे पास एक सिंगल केस नहीं है जिसने दूसरी जगह जाके कोई झंडे गाड़ दिए। सिंगल केस नहीं है, सिंगल केस। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए, लोग अगर आपसे छोड़ करके जा रहे हैं तो आप उनके लिए परेशान मत होइए, बल्कि आप क्या कीजिए, आप अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए प्रयास कीजिए। ओके, ये पेड़ है, इस पेड़ पे पत्ते झड़ेंगे भी और नए पत्ते आएंगे भी, बशर्ते कि आपकी रूट्स में प्रॉपर पानी जा रहा हो, आपकी रूट्स को प्रॉपर खाद न्यूट्रिशन मिल रहा हो, तो आप यकीन मानिए आपके साथ नए पत्ते और तेजी से जुड़ेंगे। तो पुराने पत्तों को झड़ना है तो झड़ना चाहते हैं, झड़ जाए, वरना आप जान लीजिए, इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हर पत्ते से एक शाख निकलती है, और वो शाख अगर आपने प्रॉपरली मेंटेन कर ली, और उस, तो एक आधा पत्ता झड़ेगा भी तो शाख तो मेंटेन्ड है ना आपकी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप अपने वृक्ष को इतना बड़ा कर लीजिए कि उसमें जो अलग अलग ब्रांचेस है ना, अगर उनमें से एक दो पत्ते झड़े भी तो आप पे फर्क ना पड़े, क्योंकि आपके पास बहुत सारा बड़ा वृक्ष है, वट वृक्ष है आपके पास। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए अपने वृक्ष को वट वृक्ष बनाने के लिए। मैंने अभी लेडी ऑफिसर जो वोडाफोन से बात कर रही थी, उसने मुझे 100 रुपए का लालच दिया कि 100-150 रुपए का डिस्काउंट आपको और कर देंगे। मैंने उससे यही कहा था, मैंने कहा मैडम, हम ऐसी कंपनी में काम करते हैं कि जाते हुए को पीछे से टोकते नहीं और धक्का दे देते हैं, आप वापस बुला रही हो। तो मेरा मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चंस का समावेश कर रहा हूं मैं। नंबर 1, यहाँ पे नवीन भैया बैठे हैं, सुरेंद्र सिंह खालसी बैठे हैं, जिनकी वजह से आज लखनऊ और इधर के यूपी में बिजनेस आपके मार्गदर्शन में बहुत बढ़ रहा है। आपकी आने वाले समय को लेकर के जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन इस समय इस पेंडेमिक की वजह से हुए, उसकी वजह से कुछ अच्छे परिवर्तन हुए, जो सोशल मीडिया और वेबिनार्स और इसका जो इसकी प्राथमिकता बढ़ गई, इन सारी चीजों को अवलोकन करते हुए आप हम लोगों से, जो इस समय, जो इस मीटिंग में अब 47 लोग बचे हैं, कुछ नए जरूर होंगे, कुछ आपका पुराना परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपको क्या उम्मीद लग रही है, क्या करने वाले हैं हम लोग आगे आने वाले समय में? मैं दिल से एक बात कहना चाहूंगा, खासतौर से जो मेरे परिवार का ऑलरेडी हिस्सा है, जो नए साथी बैठे हैं उनका भी स्वागत है। मैं अपने परिवार के सभी साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि शायद मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि हमारी स्पीड बहुत कम है। हम क्या देख रहे हैं कि हम दूसरों की प्रगति होते हुए तो देख रहे हैं, उसे लेकर के तो परेशान है कि सामने वाला इतना बढ़िया कैसे कर रहा है, पर हम सिर्फ यही कर रहे हैं कि सामने वाला बढ़िया कैसे कर रहा है, पर हम उसमें कोई अपना योगदान नहीं कर रहे हैं, हम खुद अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए, मेरा आपको सजेशन है सभी लोगों को कि आज की डेट में एक तो है, दो तरह के वर्गों में इस समय फॉरएवर का बिजनेस चल रहा है।
एक वर्ग जो कि हम जैसे एल्डरली लोगों का है, जो मिडिल एज्ड पर्सन हैं 40 से लेके 50-55 वर्ष के, ओके। और दूसरा है एक ऐसा वर्ग जो कि 20 से 25 वर्ष के बीच में, 18 से 25 भी कह सकते हैं आप। अब ये व्यक्तिगत मेरा अपना आकलन है, और ये बातें मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था सुमित से भी कि हरीश सर की बातें मुझे आप लोगों से थोड़ा सा कोट करनी है। सर का भी कहना, और मैं भी बात को व्यक्तिगत रूप से जान रहा हूं कि हर वर्ग का जो व्यक्ति है वो अपने ही वर्ग से ज्यादा प्रभावित होकर के बातों को सुनता समझता है। आप उसके लिए फादर, पिता तुल्य हो, चाचा तुल्य हो, वो आपसे शायद वो बातें नहीं शेयर कर सकता जो कि वो अपनी उम्र के बंदे से कर सकता है। तो पहला मेरा सजेशन है कि आप अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को ज्वाइन कराने का फोकस कीजिए जो 18 से 25 वर्ष की उम्र में है, ठीक है, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया पर आसानी से काम कर सकते हैं, और कर आप भी सकते हो, मैं उस पर भी बात करूंगा, कर आप भी सकते हो, उसमें कोई अवरोधक नहीं है, लेकिन ये तेजी से काम कर सकते हैं क्योंकि इनका शायद इनकी परवरिश इस माहौल में हुई है, राइट। भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात की आपको घोषणा कर सकता हूं कि फॉरएवर का भविष्य बहुत उज्जवल है, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है। आपके लिए बहुत बड़ा एक मार्ग खुलने वाला है फॉरएवर के बिजनेस में, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। सवाल जो मैंने भी एक छोटा सा कहा सवाल था या मेरा दर्द था, वो ये कि इस समय बेशक 48 लोग हैं, हम 48 में से मैं कुछ लोगों को अगर छोड़ दूं तो बाकी सबके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी गति अभी कम है। अब ये गति कम है तो मैं इसको अपनी एक कहानी से बताना चाहूंगा। कभी कभी लोग कहते हैं यार गति कम है तो क्या हुआ, बचपन में कहानी भी तो सुनी थी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे कि अगर आपकी गति कम है लेकिन आप स्टेडी हैं तो आप रेस जीत जाओगे। कछुआ खरगोश की कहानी है ये। कछुआ खरगोश की कहानी में क्या बताया गया कि कछुआ और खरगोश दोनों के बीच में रेस हुई। कछुआ चलता रहा और खरगोश सो गया ये सोच के कि मेरे पास तो टाइम है, अभी मैं तो जीत ही जाऊंगा, और वो सोता रह गया और कछुआ गंतव्य पे पहुंच के विनर हो गया। क्या आपको लगता है सच है? मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैंने बचपन से इस कहानी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया डियर फ्रेंड्स, कभी भी नहीं किया। मैंने इस कहानी को झूठा माना। मैंने हमेशा ही माना कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि खरगोश और कछुए की रेस में कभी भी होगी तो खरगोश हार जाएगा, कभी भी नहीं होगा ऐसा। तो मैंने कभी भी नहीं माना कि ये कहानी सच है। इस कहानी का जो सार हम लोगों को बताया गया उसने एक्चुअली कहीं हमें स्लो किया है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मेरा मानना है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस की जगह अगर ये हो कि स्लो एंड स्टेडी विल रीच द टारगेट, तब तो ठीक है कि आप धीरे धीरे चल रहे हैं पर निरंतर चल रहे हैं तो आप अपनी मंजिल पे जरूर पहुंच जाएंगे, राइट। ये तो मैं मान सकता हूं, लेकिन आप रेस जीत जाओगे ऐसा नहीं होगा। रेस तो खरगोश ही जीतेगा, मुझे माफ करना, पर रेस खरगोश ही जीतेगा। या इस कहानी को पूरा कर लूंगा तब आपको समझ में आएगी, मजेदार कहानी है ये। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इस कहानी को, मेरी इस कहानी को पूरा सुना है। मैं आज इस कहानी को आपको नए रूप में सुनाने की कोशिश करूंगा। पहली वाली कहानी का सार क्या है वो सुनिए। स्लो एंड स्टेडी विंस रेस गलत है। मेरे अनुसार क्या है कि अगर आपको प्रभु ने कुछ शक्ति दी है, सबको दी है, अगर आप उस पर घमंड करेंगे तो आपकी हार सुनिश्चित है, जो खरगोश के साथ इस कहानी में हुआ था। अब खरगोश जब घर पहुंचा, उसके दोस्तों ने, उसके रिश्तेदारों ने जब उससे गुस्सा किया, नाराजगी दिखाई, कुंठा व्यक्त की, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि खरगोश ने कछुए को फिर से चैलेंज किया, अब की बार हरा के दिखा भाई। तो इस बार रेस हुई। रेस होने के बाद क्या हुआ, रिजल्ट यही हुआ कि साहब खरगोश जीत गया क्योंकि वो सोया नहीं था। ओके, तो मैसेज क्या है इस कहानी का कि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो आप हर हालत में जीतोगे। अगर आपको ये लगेगा कि यस मेरे पास ताकत भी है और मैं उनसे जीत सकता हूं, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, तो आप जीत जाओगे। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अब जब कछुआ घर पहुंचा तो उसके दोस्त और रिश्तेदारों ने कहा हमें तो पता था तू बेवकूफ बना रहा है, तू जीत ही नहीं सकता था, ये तो तेरी किस्मत अच्छी थी, खरगोश सो गया था वरना तू जीत ही नहीं सकता था। तो कछुए ने दिमाग लगाया। आपको भी दिया है ना भगवान ने दिमाग, कछुए को भी दिया है, आपको भी लगाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं अभी इस कहानी में, समझिएगा। कछुए ने दिमाग लगाया, उसने फिर से खरगोश को चैलेंज कर दिया। क्या आपको लगता सही किया होगा चैलेंज? पर उसने चैलेंज किया। चैलेंज क्या था वो समझिए। उसने कहा चल भाई चल अब क्या जीत कर देखो। क्या हुआ कि साहब रेस चालू हुई, यहां से मेरा हाथ दिख रहा है आपको, इस यहां से शुरू हुई, जो मैं दबा रहा हूं ये, यहां से रेस शुरू हुई। तो यहां से और यहां तक पहुंचना था पहले, तो यहां से यहां तक तो पहुंच गया खरगोश पहले, और कछुआ धीरे 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 चल के आया। यहां थी नदी, राइट। अब नदी से पार था गंतव्य स्थल यानी कि विक्ट्री पॉइंट। तो खरगोश यहां बैठा हुआ इंतजार कर रहा है, कछुआ तैर करके गया और अपनी मंजिल पे पहुंच गया और विजेता कहलाया। कहानी का सार क्या है? प्रभु ने हर किसी व्यक्ति को, हर किसी लिविंग बीइंग को एक एक्स्ट्रा पावर दी है, एक एक्स्ट्रा ताकत दी है। वो ताकत हर किसी के पास है, वो आपके पास भी है, वो पोटेंशियल आपके अंदर भी है।
तलाशिए उसको और तलाश करके उसको उभारिए। पर कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई दोस्तों, और ये जो सबसे आखिरी पार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। लगातार 3 रेस हो चुकी थी अभी तक, तो खरगोश और कछुआ दुश्मन नहीं दोस्त हो चुके थे। तो एक रेस और हुई, उस रेस में क्या हुआ वो समझिए। यहां से जो स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से खरगोश की पीठ पे कछुआ बैठा और दोनों एक साथ यहां तक आए। कहां तक? नदी के किनारे तक। यहां पर कछुए की पीठ पर खरगोश बैठा और दोनों तैर करके इधर आए, और फिर खरगोश की पीठ पे कछुआ बैठा और विनिंग पॉइंट पर पहुंचे। मतलब क्या है कि अगर आप अपनी टीम में गौर से देखोगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर निहित शक्तियां हैं, और अगर आप इन सब लोगों की शक्तियों को इकट्ठा कर ले तो एक बनती है टीम। और हमेशा ध्यान रखिएगा, टीम बहुत आसानी से जीतती है, टीम बहुत आराम से जीतती है, टीम हमेशा के लिए जीतती है, राइट? तो अपना टीम पर काम कीजिए, अपनी टीम बढ़ाइए, ऐसे लोगों की टीम बढ़ाइए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ काम कीजिए जो अपनी शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ काम कीजिए जो भूखे हैं, भूखे इन द सेंस जिन्हें सफलता चाहिए, जो चाहते हैं मेरा नाम हो, जो चाहते हैं मेरे भी ऑटोग्राफ बने, सिग्नेचर्स। ऐसे लोगों के साथ काम कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। यस सुमित। थैंक यू वेरी मच भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी की, सब लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी ये कहानी मैंने पहले भी सुनी थी, आज मुझे एक नया आइडिया मिला इस कहानी से कि अगर जो अपने आप को खरगोश समझता है वो कछुए ढूंढ ले, और जो कछुआ समझता है अपने आप को उसको खूब सारे खरगोश ढूंढ लेने चाहिए अपनी टीम बनाने के लिए। एग्जैक्टली। जी, जो जेके सर भी दूसरे शब्दों में जेके सर कहा करते थे कि जो आपके पास नहीं है, जो आप में कम है, उसे स्पॉन्सर कीजिए। अपनी कमियों को थैंक यू वेरी sponsor मच करना भैया, चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक यू वेरी हम मच सब once again to all of you, so nice of you all.